हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है आत्मकथ्य, जो हिंदी से बेसिक क्लास 10 क्षितिज भाग 2 की कविता है। और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। मैंने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में यहाँ थोड़ा सा जीवन परिचय दिया है कि कब उनका जन्म हुआ था और उनकी क्या क्या कृतियां हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कविता है आत्मकथ्य, उसके बारे में। आत्मकथ्य का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि मैं आत्मकथ्य क्यों लिखूं। ओके, अगर मैं आत्मकथ्य लिखता हूं तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि मैं अपने ही दुखों को बता रहा हूँ दूसरों को। ठीक है, साथ ही साथ मेरे जीवन में इतने सारे दुख आए हैं, इतनी सारी तकलीफें आए हैं जो किसी के द्वारा दिए गए हैं, और मैं उन्हीं को ही पढ़ाऊंगा कि ये उनके द्वारा ही मुझे दिया गया था। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मेरी जो जिंदगी है वो कैसी है, गागर रीति, मतलब एक खाली घड़े के समान है। ये तो मुझे पता है, लेकिन जब मैं बायोग्राफी लिखूंगा या आत्मकथ्य लिखूंगा तो उसके बारे में सबको पता चलेगा, और सब क्या करेंगे, उसका उपहास करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी जो व्यथा है, जो मेरी तकलीफ है, मेरी जो बोलते हैं ना, मेरे जीवन की जो कठिनाइयां हैं, वो सबके सामने उजागर हो। और लोग उसको जानकर या तो लोग हंसी का पात्र बनाएंगे, या फिर उसे बोलते ना कि एक मेरी जो दुर्बलता है उसके बारे में कहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला काव्यांश है, मधुप गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिरी रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। आपको पता है कि आपको मेरे वीडियोस में क्या मिलता है कि सारे शब्दार्थ मिलते हैं, सही तरीके से अर्थ मिलता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो शब्दों का यूज करूँ वो आप लिख सको। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कवि इस माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, मधुप गुनगुन कह जाता कौन कहानी। मधुप मतलब क्या होता है, भौरा। ओके, जब वो आवाज करता है तो कुछ ना कुछ कहानी कहता है। ठीक है, अपनी कहानियां कहता है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, जब कोई पत्ती मुरझाकर गिर जाती है तो वो अपनी कहानी कहती, करुण कहानी कहना। करुण मतलब क्या होता है, दुख भरी कहानियां। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मतलब इस अनंत जीवन में, मतलब अनंत लोग हैं यहाँ पे, असंख्य लोग हैं यहाँ पे, और हर कोई अपने जीवन का इतिहास कहता है। इतिहास मतलब इतिहास। ठीक है, यह लोग करते हैं करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन का। और ये लोग क्या करते हैं, अपने बारे में ही लोगों को बताते हैं, और उससे क्या होता है, उनका उपहास होता है, उनका गंदा मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी भी थी, कभी अपने दोस्तों से कहते हैं, अपने समकक्ष वालों से, तुम तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता मतलब अपनी कमजोरी सबको बता दूं? तुम चाह रहे हो कि मैं आत्मकथ्य लिखूं, तो उसके अगर मैं आत्मकथ्य लिखूंगा तो मेरी सारी दुर्बलता सामने आएंगी, मेरी सारे जीवन की कमजोरियां, मेरे जीवन का व्यथा, मेरी दुख तकलीफ सब सामने आएंगे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सारी बातें सबको बता दूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। और सुनने वाला क्या है, सुनने वाला सुख सुख पाएगा। ठीक है, कि अरे इसके जीवन में इतना उपहास है, इसके जीवन में इतना खालीपन है, इसके जीवन में इतने दुख हैं, इतनी तकलीफ है। आपको ये तो बिल्कुल सही है ना कि मनुष्य मनुष्य का कब खुश होता है, जब वो किसी का दुख देखता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो बस ये कह सकते हो कि कवि नहीं चाहता है कि उसके जीवन की जो गागर रीति हमेशा ये वर्ड याद रखिएगा, खाली घड़ा। तो नहीं चाहते कि मेरे जीवन में जो भी बोलते हैं ना, कई कई जगह होता है कि हमको बहुत सक्सेस मिलती है, कभी हमको अनसक्सेस मिलता है, कभी हम बहुत खुश रहते हैं। तो अगर आप आत्मकथ्य लिखोगे तो आप सारी चीजों का ब्यौरा डालोगे उसमें, कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें, कुछ हुई घटना, कुछ होने वाली घटनाएं जो आपके उम्र बोलते हैं ना सपने में थी, तो इन सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया। भावार्थ में क्या हम लिख सकते हैं, कवि कहता है कि गुंजन करते भंवरे डालों से मुरझाकर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रही हैं। उनके अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। ठीक है, अतः इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास लिखे जा रहे हैं। इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलता मतलब कमजोरी से युक्त आत्मकथा लिखे। इस खाली घाघरी जिसे महत्वहीन आत्मकथ्य को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विशेष दिया हुआ है कि इस काव्यांश में क्या क्या चीज की विशेषता है, जैसे अनुप्रास अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है, ये आपके लिए उपयोगी है। दूसरा काव्यांश, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले, यह विडंबना। अरे रस लेते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी है या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिल कर हंसते होने वाले उन बातों की।
क्या पता कि तुमने ही मेरा रस खाली किया है, तुमने ही खाली किया है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। जब मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा और मैं अपनी तकलीफों के बारे में लिखूंगा कि मैंने क्या चीज नहीं पाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका कारण तुम हो। ठीक है, अपने कवि जनों को बोल रहे हैं, मेरा रस ले अपने भरने वाले। और शायद ऐसा ना हो कि मेरा सुख तुमने ले लिया हो, मेरा सुख, मेरे जीवन का सुख तुमने मुझसे छीन लिया हो। यह विडंबना, दुर्भाग्य है। ठीक है, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी है प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। हम वो समय जो अपने मैं प्रियतमा के साथ बिताता था, उसके साथ हंसी मजाक के दिन काटता था, उन चांदनी रातों की, मतलब क्या चाहते हो कि मैंने जो अपने निजी पल या फिर मैं अपनी प्रेमिका के साथ जो समय बिताया था, उन चांदनी रातों में जब हम हंस हंस के बातें किया करते थे, हम खिल खिल कर बातें किया करते थे, क्या वो सारी बातें मैं यहाँ पर बतला दूं, मतलब मैं जग जाहिर कर दूं? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने आप से छुपा कर रखना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुमको ये सारी बातें बतलाऊं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले कि मेरा रस लेने वाले तुम ही हो। ठीक है, कवि अपने मित्रों से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रस सुनने, खाली गाकर जैसे जीवन के बारे में पढ़कर तुम स्वयं को ही अपराधी समझने लगो। ठीक है, कि मतलब तुमने ही मेरा रस लिया है, लाइक दैट। तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने ही मेरे जीवन से रस चुराकर अपनी सुख की गगरी को भरा है। कवि कहता है कि वह अपनी भूलों और ठगे जाने के विषय में बतलाकर अपनी सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। मैं अपने प्रिय के साथ बिताए जीवन के मधुर क्षणों की कहानी किस बल पर सुनाऊं? वे खिल खिलाकर हंसते हुए की गई बातें अब एक असफल प्रेम कथा बन चुकी है। उन भूली हुई मधुर स्मृतियों को जगाकर मैं अपने मन को व्यथित करना चाहती हूँ। जो चीज आप छुपा चुके हो, जो चीज आप दबा चुके हो, उसको अगर आप वापस रिपीट करते हो या वापस उसको याद करते हो, तो दुख ज्यादा होता है। तीसरा, मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसके स्मृति पथे बनी थके पथिक की पंथा की, शिवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कथा की। मतलब मिला कहाँ वह सुख जिसको मैंने सपने में स्वप्न देख कर जा गया, वह स्वप्न, वो वो जो मेरा सुख था वो तो मुझे प्राप्त ही नहीं, वो कैसा हो गया, एक ड्रीम जैसा हो गया, एक सपना जैसा हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। आलिंगन करना मतलब मेरे हाथों में आ रहा था, वो मेरा जो सुख था वो मेरे पास आ रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, मुस्कुराकर भाग गया, मतलब मुझसे कहीं छूट गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया। उषा मतलब क्या होता है, सूरज की किरणें, सुबह की सूरज की किरणें। ओके, जिसको कहते हैं ना उषा। अनुरागनी मतलब क्या होता है कि प्रेम भरी। ओके, निज सुहाग मतलब कहते हैं कि वह मेरी प्रेमिका जो इतनी सुंदर थी कि अरुण कपालो मतलब उसकी, उसके जो चेहरे से जो गाल थे उसमें से इतनी सुंदर मतलब बोलते हैं ना कि इतने कोमल गाल थे कि उसकी जो बोलते हैं ना वो सुहाग ऊषा भी लेती थी। ठीक है, उसकी स्मृति पथे बनी थके पथिक की पथा में, मतलब उसकी जो स्मृतियां हैं जो आज भी मेरे साथ जीवित है। ओके, और मैं एक थका हुआ पथिक हूँ। पथिक मतलब क्या होता है, यात्री। और इस पथा के मतलब इस रास्ते का मैं एक ऐसा यात्री हूँ जो उन सारी स्मृतियों को अपने पास रखा है, उन यादों को अपने पास रखा है। सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कथा की। क्यों चाहते हो कि जो मैंने सिल दिया है, जो मैंने बोलते हैं ना कि अपने दुखों को बांध दिया है, अपने दुखों को किसी प्रकार से संजो कर रख दिया है, वो सारी चीजें मैं तुम्हारे सामने खोल दूं? क्या मिलेगा तुमको उस उधेड़ने से? उधेड़ना मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी को सिलाई की है और आप उसको जब फिर से ओपन करते हो, ठीक है, तो आपने देखना वहां पे दिखता है कि आपने इसको पहले स्टिच किया था, सिलाई की थी। बस वही कहते हैं कि जो मेरी अच्छा समय था, जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताया था, जो हंसी मजाक के समय हमने बातें किया करते थे, आज वही बातें, आज वही स्मृतियां मेरे लिए एक थके प्रतीक, बोलते हैं ना कि थके हुए यात्री की सहायक है। और मैं उसको सुनाकर उस चीज को वापस से उधेड़ना नहीं चाहता। ठीक है, कवि कहता है मैंने जीवन को में जो सुख के सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए, सुख मेरी बाहों में आते आते मुझे तरसाकर भाग गए। मेरा अपने प्रिय को पाने का सपना अधूरा ही रह गया। मेरी प्रिया की गाल पर छाई लालिमा इतनी सुंदर और मस्ती भरी थी कि लगता था कि प्रेम में उषा भी उसकी मांग से में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उससे लालिमा लिया करती थी। आज मैं एक थकी हुई यात्री के समान हूँ। प्रिय की स्मृतियां मेरी जीवन यात्रा में पथ भोजन, भोजन मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से ताकत दे रही हूँ। उन स्मृतियों को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे जीने की उम्मीद बनती है। उन्हीं के सहारे मैं जीवन बिताने का बल जुटा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी इन यादों की गुदड़ी को उधेड़ कर मेरी व्यथित हृदय को झांके। मित्रों, आत्मकथा लिखकर मेरी वेदना में स्मृतियों को क्यों जगाना चाहते हो?
मतलब जो मेरे साथ बीत चुका है उसको वापस से अगर मैं लिखूंगा तो वो वेदनाएं, वो दुख, वो तकलीफ मेरे सामने आ जाएंगे और मैं नहीं चाहता हूँ। तो जो भी विशेष है यहाँ पे, भाषा प्रतीकात्मक है, स्मृति पते में रूपक अलंकार है, ये सारे यहाँ पे दिया गया है। फोर्थ वन है, लास्ट वन। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथा आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन बता। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, मतलब मेरा जीवन तो बहुत छोटा सा है, मेरा जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं घटी है कि जिसको मैं बताऊं। इन सारी चीजों से अच्छा है कि मैं दूसरों की बातें सुनूं और मैं चुप रहूं। क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मौन रहना मतलब चुप रहना। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अगर मैं अपनी आत्मकथा कह भी दूं, अगर मैं अपने बारे में लिख भी दूं, अगर मैं अपने बारे में सुना भी दूं, तो उससे क्या भला हो जाएगा। जो हो चुका है उसको कोई काट नहीं सकता। अभी समय भी नहीं है थकी सोई मेरी मौन कथा। मौन व्यथा, व्यथा मतलब दुख। अभी ये समय नहीं है। अब मेरी जितने भी बोलते ना कि दुख थे, व्यथा थी, दुख तकलीफ थी, वो उसको मैं चुप हो गया हूँ, मैं शांति से उसको बोलते ना अपने अंदर संभाली। और मैं नहीं चाहता कि छोटी सी जो मेरी कथा है, मेरा जो छोटा सा जीवन है, उसके बारे में मैं आज यह कथा कहूँ। कवि का कहना है, भावार्थ, कवि का कहना है कि उनका जीवन एक साधारण सीधे सादे व्यक्ति की कहानी है। इस छोटे से जीवन को बढ़ा चढ़ा कर लिखना उनके लिए संभव नहीं है। इस पाखंड के बजाय तो उनका मौन रहना और दूसरों की यश गाथाएं सुनते रहना ही अच्छा। क्यों ना मैं दूसरों के बारे में सुनूं, मैं क्यों अपनी कथा कहूं, लाइक दैट। वे अपने मित्रों से कहते हैं कि वे उस जैसे भोले भाले निष्कपट दुर्लभ हृदय सदा चले जाते वाले व्यक्ति की आत्मकथा सुनकर क्या करेंगे। उनको इसमें कोई उल्लेखनीय विशेषता या प्रेरणापद बात नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह आत्मकथा लिखने का उचित समय भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ित करने वाली व्यथाएं थक कर शांत हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखकर मैं उन कटु व्यथित करने वाले स्मृतियों को फिर से जगा दूं। ये वाला जो भावार्थ है, ये बहुत हद तक क्वेश्चंस के तौर पर आता है, तो आपको सीधा सा आंसर लिखना है कि कवि कहते हैं कि उनका जीवन बहुत साधारण सा रहा है और वो नहीं चाहते हैं कि उन साधारण भरे बोलते हैं कि उन उस साधारण से जीवन की बातों को वो सबके सामने उल्लेखनी करें। और जितनी बार उन बातों को लेखनी करेंगे, जितनी बार वो उसको लोगों को बताएंगे, उससे क्या होगा, उनके जो जो दुख का समय है वो वापस आता जाएगा। तो वो नहीं चाहते हैं कि इन सारी बातों को किसी के सामने बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कविता का छोटा सा सार दिया है कि जैसे कवि के अनुसार आत्मकथा लिखने की कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन केवल एक व्यथा कथा है। फूल से फूल पर भटकते भौरे की गुंजर क्या है। कभी तृप्त न होने वाली प्यास की करुण कहानी है। डालों के मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां जीवन की नश्वरता की कथा सुना रही है। इन अनंत आकाश के तले धरती पर असंख्य जीवन पल रहे हैं। इन सभी की अपनी अपनी आत्मकथाएं। इन आत्मकथाओं को सार्वजनिक करके क्या मिलता है। सार्वजनिक मतलब सबके सामने लाना। आज के समय में लोग अपने निजी पलों को भी लोगों के सामने लाने के लिए तैयार है, बट उससे होता क्या है, कुछ को आपकी निजी पल या फिर कुछ को आपके जो लिखे हुए कथ्य है या फिर आपकी आत्मकथा वो अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लोगों को ये उपहास का पात्र लगती है। इन कथाओं को सुनकर वे अपने ही ऊपर व्यंग करते हैं, स्वयं का उपहास का पात्र बनाते हैं। मतलब उपहास करना मतलब मजाक का पात्र बनाते हैं। हर किसी के जीवन में बहुत सी अच्छाइयां होती है और बहुत से दुख होते हैं। तो जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठोगे तो आप सारी चीजें लिखोगे। तो इनका कहना है कि क्या मतलब है इन सारी बातों को लिखकर और उन सारी बातों को सुनकर पढ़कर लोग हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। तो ऐसी आत्मकथा लिखने से कोई अर्थ नहीं है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत जल्दी और सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके दूं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।